आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा मानवाधिकार संरक्षण पर साप्ताहिक परिचर्चा भाग 40 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारी इस श्रृंखला से पूर्व भी उमंग फाउंडेशन के 39 वेबिनार संपन्न हुए हैं, जिनके विषय साक्षात मानवाधिकारों को स्पष्ट करते हैं, जिनमें बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्गों के अधिकार, रक्तदान, नेत्रदान, शिक्षा व रोजगार और हाल ही में संचालित हुए हिंदुओं के मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का महत्व, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रमुख विषय रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का विषय हमें परंपरागत जीवन शैली की ओर आकर्षित करेगा। वह जीवन शैली क्या है? इस विषय पर आधारित परंपरागत जीवन शैली से स्वस्थ रहने का अधिकार। इस विषय के बारे में विस्तार से स्पष्ट करने हेतु आज की हमारी इस श्रृंखला के विशेषज्ञ वक्ता विख्यात वैद्य राजेश कपूर जी हैं। मैं आपका पूरी उमंग टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के विशेषज्ञ वक्ता मान्य वैद्य राजेश कपूर व आदरणीय अजय श्रीवास्तव सर तथा अन्य अध्यापक गण व सभी प्रतिभागियों का स्वागत करने हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा योगाचार्य विनोद जी को। आप आए और सभी का स्वागत करें। धन्यवाद कुलदीप जी। नमस्कार, मैं विनोद योगाचार्य, रिसर्च स्कॉलर, पीएचडी शोधकर्ता, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। आप उमंग फाउंडेशन की टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जैसा कि हमारे उमंग फाउंडेशन का आज 40वां वेबिनार है और आज का विषय जिस प्रकार से परंपरागत जीवन शैली से स्वस्थ रहने का अधिकार आज का विषय है। आज के विषय के विशेषज्ञ वक्ता विख्यात वैद्य राजेश कपूर जी का मैं पूरी उमंग की टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ क्योंकि हमारे वेबिनार में बहुत से लोग जुड़ते हैं, केवल शिमला या हिमाचल से ही नहीं अपितु बाहर के राज्यों से भी अनेक प्रबुद्ध बुद्धिजीवी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का भी, यद्यपि एक परिवार में स्वागत की परंपरा नहीं होती है, पर फिर भी मैं नाम लेना चाहूंगा प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी, जिनके सौजन्य से हमारा यह आज 40वां वेबिनार चल रहा है। और हमारी जो टेक्निकल टीम है, आप सभी का स्वागत है। इसमें उदय वर्मा जी, संजीव शर्मा जी, सवीना जी, मुकेश जी और सभी का, जितने भी हमारे साथी है सभी का हार्दिक स्वागत है। एक मैं छोटा सा एक संक्षिप्त परिचय वैद्य राजेश कपूर जी का आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। हालांकि एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ आज है जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय मैं आप सभी के सामने रखता हूं। आप अध्यक्ष सेवा शिक्षण संस्थान ट्रस्ट के हैं। आपका जन्म दिसंबर 1950 में राजगढ़ सिरमौर हिमाचल प्रदेश में हुआ है और शिक्षा आपकी विशारद और संस्कृत में। सोलन हिमाचल प्रदेश के आप निवासी हैं। विश्व को आपकी अनेक अभूतपूर्व देन है, जिसमें एलोपैथी दवाइयों के दुष्प्रभावों पर आपने एक सिद्धांत की खोज की है, किस प्रकार से एलोपैथी दवाइयां हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव डालती है। और संसार की पहली गोबर से निर्मित मोबाइल चिप का भी 2002 में आपने अनुसंधान किया। और थायराइड, मधुमेह, रक्तचाप और रक्तचाप नाशक गोबर की चटाई का भी आपने आविष्कार किया है। ऊर्जा विज्ञान की खोज विश्व को आपकी एक नवीन देन है। और साथ ही स्टील से होने वाले मानव शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव पर भी आपने खोज की है। इसका भी आपको श्रेय जाता है। 2002 में आपने इस पर शोध किया था। और इसके अतिरिक्त पारंपरिक चिकित्सा अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में वनौषधियों व गौ विज्ञान पर आप अनेक शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। और इसके अतिरिक्त आपकी अनेक संगोष्ठियों में भी आपने भाग लिया है, अनेक विश्वविद्यालयों में भाग लिया है। और आपने ABES इंजीनियरिंग कॉलेज
गाजियाबाद में 1700 छात्रों पर प्रयोग किया और परिणाम स्वरूप यह महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर रहा। और इसके अतिरिक्त आपने अनेकानेक शोध किए हैं। हालांकि फहरिस्त बहुत लंबी है आपके द्वारा जो उपलब्धियां और जो आपने इस आयुर्वेद में जो खोज की है और जो इस विश्व को आपकी जो देन है उसकी फहरिस्त काफी लंबी है। तो मैं बहुत अधिक इस फहरिस्त में ना जाता हुआ आपका फिर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा विषय परंपरागत जीवन शैली से स्वस्थ रहने का अधिकार है, तो मैं एक जो आयुर्वेद में एक श्लोक दिया है मैं उससे उसका उल्लेख करना चाहूंगा। समदोषो समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। किस प्रकार से हमारे त्रिदोष तीन दोष सम हो, अग्नियां सम हो, सभी धातुएं सम हो और मल क्रिया सम हो, इसके साथ ही साथ प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, यह अगर स्वस्थ हो तभी हम स्वस्थ कहलाए जा सकते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में भी बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया है। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हालांकि मैं भी योग विषय का छात्र हूँ, तो मुझे वहां भी आयुर्वेद से संबंधित यह श्लोक मिलता है। तो जिस प्रकार से हमारी जीवन शैली आज नवीनता की दौड़ में हम अपने परंपरागत शैली को छोड़ रहे हैं, तो इन्हीं विषयों के लिए आज हमारे बीच वैद्य राजेश कपूर जी है। आपका तहे दिल से स्वागत है। और आगे की कार्यवाही के लिए मैं निवेदन करूंगा कुलदीप जी से। कुलदीप जी। धन्यवाद योगाचार्य जी। अब मैं विषय प्रवर्तन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इक्डोल में पत्रकारिता विभाग के प्रोफेसर पद पर अलंकृत हम सभी के प्रेरणा स्रोत व मार्गदर्शक माननीय अजय श्रीवास्तव सर को। आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद कुलदीप एवं श्री विनोद योगाचार्य जी। आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है और खास करके इसका महत्व उन लोगों के लिए जाता है जो हमारी और राज्य को अपेक्षाकृत युवा है और संबंध के कारण प्रकृति से कम हो चुका। हम शरीर में व्यस्त होते जा रहे कि हम प्रकृति और जो हमारी जीवन शैली परंपरागत जो जीवन शैली है उससे दूर हटते जा रहे हैं। तो क्या हम सुबह से शाम तक जो कुछ खाते हैं, जो कुछ हमारी दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या से हमें कितना नुकसान होता है। हमारा भोजन, हम जिन बर्तनों में भोजन करते हैं, जिस प्रकार का हमारा दूसरा आचरण है, इसको लेकर के हम जो है आज थोड़ा चिंतन करेंगे। और दूसरी बात, जो एक व्यापक षड्यंत्र है जिसने भारत को पिछले सैकड़ों साल से एक मानसिक गुलामी में रखा हुआ है और आजादी के 75 साल हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अभी तक वो दुष्चक्र वो टूटा नहीं है। जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हमारे बड़े बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, नौकरशाह हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सब ने मिलकर के आम जनता को एक इस प्रकार से जो है दुष्चक्र में फंसाया हुआ है, हम उससे निकल नहीं पा रहे हैं। हमें बीमार करने के लिए और उस हमारी बीमारी से ये लोग जिनके नाम मैंने लिए, ये वर्ग लाखों करोड़ों रुपए हर साल कमाएं, इसका प्रबंध किया हुआ है। उस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए बड़े कम लोग ऐसे हैं जो एक मिशन लेकर के चल रहे हैं। हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि वैद्य राज श्री राजेश कपूर जी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, 25-27 साल से ज्यादा अवधि से आपसे संपर्क है। लेकिन इनकी जो खोज है वो सच में हमें सोचने के ऊपर मजबूर कर देती है कि हम प्रकृति से जितना तालमेल बना करके रखेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे, और मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी।
और मल्टीनेशनल कंपनीज का जो दुष्चक्र है उसको तोड़ने में हमारे युवा साथी और खास करके हमारी बेटियां जो इसमें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ज्यादातर काम जो है किचन का, खाने पीने का, आज भी हमारे परंपरागत समाज में महिलाएं या हमारी बेटियां संभालती हैं। हालांकि ये जेंडर बायस धीरे धीरे करके टूट रहा है, लेकिन इसको भी समय लगेगा। तो ये अगर हमारे जो यूथ है उसमें अगर ये चेतना आ जाए तो मुझे लगता है कि काफी हम जो जिस मिशन में ये वैद्यराज राजेश कपूर जी लगे हैं उसको हम आगे बढ़ा सकेंगे। जब मैं इनके साथ चर्चा कर रहा था तो मैंने इनको सुझाव दिया था कि युवाओं के बीच में जाएं और युवाओं के साथ साथ छात्राओं के बीच में जाएं, क्योंकि आज की छात्राएं ही कल की होम मेकर होंगी। और चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी जॉब में रहें, किचन संभालने की पारंपरिक जिम्मेवारी या उसमें सहयोग देने की जिम्मेवारी उनके पास जो है रहेगी। तो अगर हम उन तक अपनी बात पहुंचा पाए तो हमें लगता है कि ये मिशन और तेजी से आगे बढ़ पाएगा। हमें खुशी है कि अभी हमारे साथ काफी युवा जुड़े हैं, कोई 33 के आसपास, 35-36 के आसपास युवा जुड़े हैं, और भी कुछ लोग अभी जुड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये मशाल युवाओं के माध्यम से आगे जाएगी और हम आज अभी जो हमारी सोच है, मुझे लगता है ये कार्यक्रम और आपके व्याख्यान के बाद ये बिल्कुल यू टर्न ले सकती है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अपनी उमंग की सारी युवा टीम की ओर से स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि आपका मार्गदर्शन हम सभी को, विशेषकर युवाओं को, एक नई दिशा देगा। श्री विनोद योगाचार्य, नहीं, श्री कुलदीप। धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा आज के वेबिनार के विशेषज्ञ वक्ता श्रीमान वैद्य राजेश कपूर जी को। आप आएं और हमें अपने आशीर्वचनों से ओतप्रोत करें, वह हमारा मार्गदर्शन करें। श्रीमान वैद्य राजेश कपूर जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। उमंग फाउंडेशन के संस्थापक, संचालक और जैसा कि इन्होंने कहा मेरे बड़े पुराने मित्र आदरणीय आचार्य अजय श्रीवास्तव जी, आपकी जो टोली के टीम के लोग हैं, योगाचार्य विनोद जी, कुलदीप जी, संजय जी और सभी जो युवा यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है कि श्रीवास्तव जी के कारण जिस विषय के ऊपर मैंने काम किया, अपने जीवन के लगभग 40 वर्ष लगाए हैं, उस विषय पे मुझे आचार्य अजय जी के कारण आप युवाओं से बात करने का अवसर मिल रहा है। सारा विषय तो युवाओं के माध्यम से ही आगे जाना है। और जैसा कि श्रीवास्तव जी ने कहा, मेरा विषय रसोई से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, पूरे का पूरा तो नहीं पर बहुत कुछ रसोई से जुड़ा हुआ है। तो हमारी बेटियां ही तो कभी गृहिणी बनने वाली है ना, तो इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि यदि ये कन्याओं में, लड़कियों में ये विषय ठीक से उनको समझ में आ जाए तो आने वाले समय में इस दुष्चक्र से बाहर निकलने में हमें बहुत सरलता होगी। इस सुझाव के लिए भी मैं उनका आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सही स्थान पे प्रयास किया जाए तो कम समय में अधिक परिणाम होते हैं, ये ठीक बात है। तो हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य के अधिकार के बारे में। वास्तव में जिस प्रकार स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वास्थ्य भी तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इस अधिकार के ऊपर डकैती हुई है। हम लोगों को इससे वंचित किया गया है। एक तो बीमार होना होता है कि स्वाभाविक रूप से बीमार हो गए, एक होता है योजना से बीमार बना देना। मैं जो कुछ भी कहूंगा बहुत अविश्वसनीय लगेगा आप लोगों को, ऐसा लगेगा ऐसा भी कहीं होता है क्या, ये होना संभव नहीं है। ठीक है, विश्वास करना ही समस्या की जड़ है, एकदम विश्वास करना भी नहीं चाहिए। जो मैं कहूंगा उसको समझ लीजिए बस,
मानना खतरनाक होता है एकदम से, है ना। मानना नहीं है, केवल समझ लीजिए, और समझने के बाद जब आपको लगे, प्रमाणित हो जाए कि हमारी बात सही है, तब मानिए। और मानने के बाद फिर हमारे आने वाले समय के संचालक, इस देश को चलाने वाले, इस देश के नेता, प्रशासक, सब कुछ आप ही बनने वाले हैं। आप में से कहाँ कौन मोदी छुपे होंगे, कहाँ कहाँ भगत सिंह छुपे होंगे, शिवाजी छुपे होंगे, कोई पता थोड़ी है। तो आप ही में से कल वो सब पीढ़ी निकलने वाली है। तो आप लोगों को यदि विषय समझ आ गया, जो वर्तमान सत्ता को समझ नहीं आया है, यदि आपको समझ आ गया तो उसका अच्छे से समाधान हो पाएगा। तो ये विषय में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन और करना चाहूंगा। आपके मन में एक स्वाभाविक बात आएगी कि अगर मेरी बातें ठीक हैं, यदि इतना खतरनाक दुष्चक्र है विदेशी कंपनियों का हम सबको बीमार बनाने का, तो सरकार क्या कर रही है? एक सही प्रश्न है। पर सरकार के बारे में यदि आप विचार करेंगे तो सरकार है क्या? सरकार का मतलब होता है कुछ मंत्री, कुछ चुने हुए विधायक, कुछ सांसद और कुछ प्रशासक, आईएएस अधिकारी, उनको मिलाकर सरकार बनती है। तो सरकार जो बना रहे हैं वो सब लोग स्वास्थ्य के विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। मुझे याद आता है, आप हमारे श्रीवास्तव जी तो अच्छे तरह से परिचित होंगे, दीपक शानन जी हमारे यहाँ पे अच्छे एक सुयोग्य प्रशासक हुआ करते थे, रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। उनके पास में एक फाइल लेकर गया कि विदेशी गौएं भारत में ना लाई जाए, अच्छी नहीं है। 12-14 पेज को देखने में उन्होंने 1 ही मिनट लगाया होगा। बोले क्या करना है? मैं कहा जी रोकिए इनको, जो बाहर से गौएं आ रही हैं जब ये हानिकारक है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो हम लोगों के लिए बात को जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें समझने में सहायक होगा। उन्होंने कहा देखो, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, टेक्नोक्रेट नहीं हूँ, मैं ये निर्णय नहीं ले सकता जब तक हमारा डायरेक्टर यानी मैं हस्बेंड्री पशुपालन विभाग के निदेशक ये ना कहें, इसके ऊपर अपनी संस्तुति ना दे दें, तब तक ये उचित नहीं होगा करना। ठीक है, मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने फाइल कहा मैं वहां भेज रहा हूँ, भेजिए, जायज बात है आपकी, ठीक है, प्रतीक्षा करते हैं। फाइल वहां चली गई, वो तो जो होना था सो होता रहा, लटका दी गई फाइल तो खैर। पर इतना मुझे उस दिन समझ आ गया, इस देश में जो कुछ भी गलत हो रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, जितने विज्ञान के क्षेत्र है उसमें सब कुछ जो गलत हो रहा है वो हमारे टेक्नोक्रेट के कारण हो रहा है। हमारा नेता हमारा प्रशासक ईमानदार है या बेईमान है ये अलग विषय है, पर अगर वो गलत कर रहा है तो इस तकनीकी विशेषज्ञों के कारण हो रहा है। वो या तो नालायक है, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि या तो वो नालायक है या वो बिके हुए हैं, या किसी बहुत बड़े दबाव में है। ये दबाव सन 14 से पहले था, 14 के बाद नहीं थे। हमारा वैज्ञानिक मरा करते थे, सन 14 के बाद कोई दुर्घटना होती जाती थी, कभी कोई प्लेन क्रैश हो जाता था, हर महीने कोई मर रहा है वैज्ञानिक हमारा। वो लोग होते थे जो इस देश के लिए ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, वो मार दिए जाते थे और कहा जाता था मर गए। वो सन 14 के बाद युग चला गया। आज क्या हो रहा है? आज भी तो बहुत से ऐसे गलत निर्णय हो रहे हैं जो आगे आपको मेरी बात विषय प्रस्तुति में समझ आ जाएंगे। आज भी सब कुछ चल रहा है। क्यों चल रहा है? वो जो टेक्नोक्रेट हैं, वो जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, वो चारों ओर गोलबंदी की हुई है उन्होंने, अधिकारियों के चारों ओर, नेताओं के चारों ओर, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, शिक्षा, कोई विज्ञान के मंत्री हो, सबके चारों ओर वो करोड़ों रुपया मासिक, सैकड़ों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके एक जाल बुना हुआ है जो उनको मिसलीड करते हैं। वहां पे मेरी या आपकी बात नहीं सुनी जाती, वहां पे विशेषज्ञ की बात सुनी जाती है, और विशेषज्ञ चारों ओर गोलबंदी करके घेरा बनाकर बैठे हुए हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों के एजेंडे को वहां पे लागू कराने के लिए काम कर रही है। ये है कहानी। इस भूमिका के साथ, इस पृष्ठभूमि के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसा कि हमने कहा कि स्वास्थ्य का हमारा अधिकार है, पर कोई भी अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक उसके साथ कर्तव्य ना जुड़े हुए हो। कर्तव्यों के बिना अधिकार का कोई मतलब ही नहीं है।
एक किसान कहता है ये खेत मेरा है, इसकी फसल मेरी है, तो क्यों है? क्योंकि उसने कर्तव्य का पालन किया, उसने उसको हल चलाया, उसकी बुआई की है। एक माँ कहती है मेरा इस बच्चे के ऊपर अधिकार है, इसको मैं अपनी मर्जी से जो स्कूल में कॉलेज में जहाँ डालना है वहाँ डालूंगी। क्यों है? उसने 9 मास उसको गर्भ में अपने पाला है और उसके बाद जन्म के बाद उसको पाला है। हर अधिकार कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है, और जो कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ अधिकार नहीं है वो अधिकार हो ही नहीं सकता। यदि है तो वो धांधली है, धक्केशाही। हर कर्तव्य के बाद अधिकार की शुरुआत होती है। तो यहां भी आपका स्वास्थ्य का हमारा अधिकार है, तो उसके साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े हुए। मैं बताऊंगा क्या है वो कर्तव्य। तो आइए अब आप देखिए आपके चारों ओर कितना खतरनाक जाल बुना गया है। मेरी लगभग सभी बातों के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति के शोध पत्र मैंने वो संकलित किए हैं पिछले 28-30 वर्ष में। इस विषय से मैं जूझ रहा हूँ 40 वर्ष से, मगर पिछले 28-30 वर्ष में मैंने उन शोध पत्रों का संकलन किया है जो ये प्रमाणित करते हैं कि मेरी बात सही है, पर उन शोध पत्रों को दबा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। उनमें से आइए एक विषय पर बात करते हैं। हमें जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? हवा चाहिए, शुद्ध वायु चाहिए हमको। दूसरे नंबर पर अच्छा पानी चाहिए। तीसरे नंबर पर भोजन है, और उसके बाद फिर जो विशेष प्रकार का आहार कहना हो तो आप कह सकते हैं विश्राम है। वो सब बातें बात की हैं, पॉजिटिविटी है, सकारात्मक सोच, वो सब बात की बातें, पर मूलभूत 3 बातें हैं: शुद्ध वायु, शुद्ध जल, स्वास्थ्यवर्धक जल, और स्वास्थ्यवर्धक शुद्ध आहार। तो मैं दूसरा विषय पकड़ रहा हूं, जल। क्या जल आपके पास उपलब्ध है? आप कहेंगे जो हमें सरकार बता रही है, वैज्ञानिक बता रही हैं कि पोल्यूशन के कारण, वाटर बाउंड डिजीज बोलते हैं, जल के कारण, प्रदूषित जल के कारण इतने डायरिया से बच्चे मरते हैं, इतने डायसेंट्री से मरते हैं, इतने रोग हो जाते हैं, ये सब होता है। मैं वो नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं जो शुद्ध जल के नाम पर आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है वो विष है, परम विषकारक है। आप कहेंगे वो कैसे? हमें कहा गया है कि क्योंकि जल अशुद्ध है इसलिए उसको शुद्ध करने के लिए क्लोरीनेशन की जाती है। उसकी क्लोरीनेशन का मतलब है क्लोरीन गैस, जो हमको उससे ब्लीचिंग पाउडर से भी मिलती है, और वो बनी बनाई लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाती है, ड्रॉप्स में मिलती है पानी के शोधन के लिए। आप जरा नेट के ऊपर जाइए, आप यहाँ पे जितने भी युवा हैं ये सब लोग नेट से जुड़े हुए लोग हैं। आप तुरंत जान लेंगे कि मेरी बात सही है कि गलत है। आप नेट के ऊपर जाकर देखिए, उस पर लिखिए डेंजर्स ऑफ क्लोरीनेशन, हैजर्ड्स ऑफ क्लोरीन। ये पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्री रेडिकल्स बनाता है क्लोरीन जो है। फ्री रेडिकल का मतलब मेरे युवा साथियों क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर एक मेडिकल टर्म है ये। हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल बनने का मतलब है तेजी से बूढ़ा होना और जल्दी मर जाना। ये फ्री रेडिकल है, इसका व्यवहारिक अर्थ अगर आप लगाएं। पहली बात। दूसरी बात, आर्टरी ब्लॉकेज। तीसरी बात, क्लोरीन के कारण आपके सारा सिस्टम गल जाता है। आपने देखा होगा ना, ब्लीचिंग पाउडर में यदि ब्लीचिंग में क्लोरीन गैस में कोई कपड़ा रंगीन डाल दिया जाए उसका सारा रंग उड़ जाता है। इतना खतरनाक है ये। तो आंतों में जब जाएगा तो फिर रक्त में रस के साथ आते उस पानी को, जल को, उसको पिएंगे, वो पूरा हमारे रक्त प्रवाह में क्लोरीन दौड़ने लगेगी और हर अंग में वो पहुंचेगी, हमारे कोमल अंगों में, और उसको सेल को मार देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए इस क्लोरीन के कारण, इस पानी के कारण हमारे गाल ब्लैडर का कैंसर, हमारी यूरिन ब्लैडर का कैंसर, हमारी आंतों का कैंसर, ये सारे कैंसर हो रहे हैं हमको। आप कहेंगे कि बाकी के देश क्या कर रहे हैं? एक स्वाभाविक प्रश्न है। बाकी के देश ओजोनाइजेशन कर रहे हैं। 2-4 ही देश होंगे दुनिया के जो क्लोरीनेशन करते होंगे। उनमें से पहले नंबर पे अमेरिका है, उसके बाद भारत है। आप कहेंगे अमेरिका क्यों है? तो बहुत विकसित देश है, क्योंकि वहां पे जिन कंपनियों का शासन चलता है, भूल जाइए वहां सरकार चलती है किसी की, कोई सरकार नहीं चलती है। सरकार सामने दिखाने को डमी होती है, विश्वास नहीं आएगा। मगर आप जो एक किताब पढ़ लीजिएगा, द वर्ल्ड कॉन्स्पिरेसीज, छोटी सी किताब है 150 पेज की, हिंदी में उसका अनुवाद है वैश्विक षड्यंत्र। वो पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा जो सामने नजर आने वाली सरकारें हैं वास्तव में ये डमी है। उनको चलाने वाली अमेरिका में वो मेगा कंपनियां हैं। उन कंपनियों के हित में सरकार को काम करना ही पड़ता है, नहीं तो उसका कैनेडी बना दिया जाता है, इब्राहिम लिंकन बना दिया जाता है उसका।
जीने का अधिकार नहीं मिलता फिर उसको। ये सब बाकी बातें बाहर दिखाने की है। इसलिए वहां पे क्लोरिनेशन आज भी चलती है, क्योंकि क्लोरिनेशन के बाद ही इन बड़ी बड़ी कंपनियों को आर्टरी ब्लॉकेज के लाखों लाखों केस अमेरिका में मिल गए। अगर वो बंद कर देंगे तो कहां से मिलेंगे वो रोगी उनको? कैंसर के उधर रोग के जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ऊपर मुंह से लेकर मल द्वार तक जितने है, उसके कैंसर के रोगी आपको कब मिलेंगे? जब क्लोरिनेशन होगी। तो उनको मतलब अपने प्रॉफिट से, या कोई मेरा अमेरिकन है, कोई विदेशी है, उनको कोई मतलब नहीं है इस बात से। उनको मतलब है केवल प्रॉफिट। इतना अमानवीय व्यवहार है दवा कंपनियों का। आप सुनकर हैरान तो हो रहे होंगे, अविश्वास भी कर रहे होंगे, मगर कोई बात नहीं। आप अविश्वास करके इसके ऊपर जांच करिए ना, जाइए नेट के ऊपर, कितने देशों में क्लोरिनेशन नहीं है। तो ये भारत में भी क्लोरिनेशन चल रही है, पर अमेरिका में विशेषज्ञ जानते हैं और इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। वो उनकी आवाज को बार बार दबाया जा रहा है। भारत में तो मेरे अलावा कोई लड़ ही नहीं रहा। पर डॉक्टर आचार्य श्रीवास्तव जी के कारण मुझे लगता है मेरी टीम बहुत बड़ी बनने वाली है। हाँ, पिछले 3 साल में मेरे साथ लगभग 40 लाख लोग, मैं कह रहा हूँ कि कोई नहीं जुड़ा हुआ, मेरे साथ लगभग 40 लाख लोग जुड़े हैं पिछले 3 साल में। अभी मेरे YouTube के ऊपर भी 2,82,000 लोग फॉलोअर्स हैं। तो इतना वैद्य राजेश कपूर के नाम से है मेरा चैनल, चाहे तो देख सकते हैं। इसमें यही विषय और आपको बहुत मिल जाएंगे YouTube में। तो खैर, आप के कारण मुझे बहुत से युवा साथी और मिल जाएंगे जो इस विषय को समझकर जन जन तक पहुंचाएंगे। तभी तो जनमत खड़ा होगा। जब जनमत खड़ा होगा तो सरकार तक ही बात पहुंचेगी। हमारे इन प्रयासों के कारण आपको जानकर प्रसन्नता होगी। ईश्वर कृपा से हमें श्रेय कभी किसी ने नहीं दिया, मगर परिणाम क्या हुआ है? एक्सोटिक प्लांट लगाने की, प्लांटेशन करने के ऊपर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब चीड़ नहीं लगता है। चीड़ जैसे पेड़ लगाने के ऊपर विदेशी पौधों पर प्रतिबंध लग गया है, क्योंकि वो पर्यावरण के लिए परम घातक है। जब ये सफलता मिली है तो आगे भी सफलता मिलेगी ना, आप युवाओं के सहयोग से। तो खैर, तो क्लोरिनेशन बहुत खतरनाक है। पानी की क्लोरिनेशन नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे? सरकार तो रुकेगी नहीं। मैंने एक बार कोशिश की थी मंत्री जी को, एक को, हमारे यहाँ पे धूमल जी के समय में मंत्री थे, उनको मैंने मैसेज भेजा, उन पे बात की। कुछ ही दिन बाद उनकी स्टेटमेंट आई अखबारों में कि क्लोरिनेशन से बढ़िया जल के शोधन का कोई तरीका नहीं है। वो कंपनियां घबरा गई। उन्होंने मंत्री जी को पकड़कर पता नहीं क्या क्या पट्टी पढ़ाई होगी, उनको क्या क्या गले में उतारी होगी, उनके बाद उनको स्टेटमेंट देनी पड़ी। ऐसा होता है तो इनका दबाव बहुत भयंकर, बहुत जबरदस्त होता है। झूठे रिसर्च पेपर भी होते हैं। तो ये क्लोरिनेशन मामला बहुत खतरनाक है, ये रुकना चाहिए। पर बंधुओं, सरकार तो पता नहीं कब बंद करेगी। तो क्या तब तक हम जहरीला पानी पिएंगे? बिल्कुल नहीं। मैं आपको समाधान दे रहा हूं। मैं अपने घर से बाहर तब निकला हूं आप सब लोगों के बीच में बात करने के लिए, जब जितनी समस्याएं मेरे सामने थी, जब उन हर समस्या का समाधान मुझे मिल गया, उसके बाद मैं अपने घर से थैला उठाकर बाहर निकला हूं बातचीत करने के लिए। उससे पहले मैं नहीं चला हूं। समाधान क्या है? आप नेट के ऊपर जरा पढ़ लेना। एक एंजाइम नाम का एक बड़ा सरल सा, एक होता तो बड़ा कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो, मगर बनाने में बहुत सरल है। वो एंजाइम आप अपने एक गिलास में 5 बूंदें डाल दीजिए, उसमें से पूरी क्लोरिनेशन खत्म हो जाएगा, आर्सेनिक खत्म हो जाएगा, और बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मरकरी खत्म हो जाएगा। आधे घंटे के बाद मरकरी नहीं मिलेगा उसमें। आप कहेंगे ऐसा मिरेक्कल है? जी, ऐसा ही मिरेक्कल है, उसे छुपा कर रखा गया है। इस पे रिसर्च पेपर नहीं आपको मिलेगा। ये बहुत मुश्किल है, आपको अनुभव से देखना पड़ेगा ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप कहेंगे एंजाइम कहाँ से आएगा? आप इंटरनेट जो भी नेट के ऊपर देखिए तो आपको 500 से लेकर 1000 रुपये लीटर मिलेगा। वो लेने की जरूरत नहीं है। आप YouTube पे जाइए, वैद्य राजेश कपूर चैनल खोलिए, और वहां पे 2 वीडियो हैं हमारे, एंजाइम कैसे बनाए। बस वो एंजाइम वाले वीडियो देख लीजिए। 90 दिन में आपका एंजाइम बन जाएगा, केवल 10 से 20 रुपए प्रति लीटर। और आपका एक दिन में 250 ml नहीं खर्च होगा। यानी 2, 4, 5 रुपए का खर्चा है शुद्ध पानी पीने का दैनिक। ये बोतल का पानी तो केमिकल से भरा हुआ है। इस पानी को नहीं आपको पीना चाहिए। कोई भी पानी दुनिया का ऐसा नहीं है जो सड़ता नहीं है गंगा जल को छोड़कर। वो इसलिए नहीं सड़ता क्योंकि उसके अंदर पैराबीन्स है। पैराबीन्स का मतलब समझिए क्या है? जो खेत में डालते हैं ना कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, वो सारे जहर उसके अंदर है, इसलिए पानी सड़ता नहीं है। तो आप तो विष पी रहे हैं
पानी के नाम पर, शुद्ध जल के नाम पर आप जहर पी रहे हैं। आपको क्या करना है, टैप वाटर लेना है, नलके का पानी लेना है, 5 बूंदे उसमें डालनी है एंजाइम की और पी जाना है शुद्ध जल। क्लोरीन की गंध भी नहीं आएगी आपको उसमें से, और पीने के बाद ताजगी आएगी। तो ये पहली समस्या क्लोरीनेशन, और सरकार को पता ही नहीं है। हर मामले में ऐसे ही आगे मैं बताऊंगा जो होगा। और दूसरे समाधान आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा एक और भी समाधान हो सकता है जो इंस्टेंट, वो क्या है, अब मीठा सोडा ले आइए बाजार से। जितने भी दुनिया के विष है वो सामान्यतः अधिकांश विष जो है एसिटिक होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो क्षार से हम उनके प्रभाव को बहुत घटा सकते हैं। तो आप मीठा सोडा ले आइए, सोडियम बाइकार्बोनेट में रखा है वो ले आइए। लाकर क्या करना है, अपने पानी के गिलास में एक चुटकी डाल दीजिए। 10 दिन तक आप एक चम्मच भी पी सकते हैं। अगर कोई भयंकर रोग है तो, आर्टरी ब्लॉकेज है, कैंसर है, किडनी फेलियर है, लीवर फेलियर है, तो अब कांच के गिलास में आप छोटा चम्मच 3 ग्राम इतना सोडा पी सकते हैं 10-12 दिन तक। तो आप देखेंगे आपकी बीमारी तो बड़ी तेजी से ठीक हो रही है। अर्थराइटिस, गाउट, ब्लॉकेज सब गायब होने लगेंगे। और रूटीन में अगर लेना है, दैनिक नियमित लेना है, तो आपको क्या करना है, बस 1 ग्राम, आधा ग्राम अपने पानी में, कांच के गिलास में पीना अच्छा है पानी। अगर ना हो तो मजबूरी में जो भी पियो वो डालकर पियो आप, बस आपका उसमें क्लोरीनेशन का प्रभाव एकदम कम हो जाएगा। और पीने के बाद गैस नहीं बनेगी, आपकी गैस एकदम घटेगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, ये क्षारीय है, अम्ल को समाप्त करेगा। तो ये अपना समाधान हो गया पानी का, बड़ा सरल सा समाधान हो गया। दूसरी चीज, दूसरा भी इतना ही मामला जटिल है क्या, हमें सरकार बार बार कह रही है डीडी चैनल के ऊपर हर जगह, 40 साल तो हो ही गए होंगे या ज्यादा, 50 साल, क्या कह रहे हैं, आयोडाइड साल्ट लो, आयोडाइड साल्ट लो। आपके दिमाग में प्रोग्रामिंग हो गई है आयोडाइड साल्ट ही लेना है। बहुत खतरनाक है मित्रों, बहुत खतरनाक है। हम जितने भी विष हमको खिलाए जाते हैं योजनाबद्ध ढंग से, वो सारे विष हम पर उतना प्रभाव नहीं करते हैं जितना प्रभाव वो चाहते हैं कि होना चाहिए। नहीं हो रहा है उतना प्रभाव। उनका लक्ष्य था कि सन 25 तक 70% लोगों को कैंसर हो जाए, नहीं होने वाला। क्यों? आपने हजारों, लाखों, करोड़ों साल में जो हमारे पूर्वजों ने आहार शास्त्र पे काम किया है, तो हमारी जीवनी शक्ति विश्व में सर्वोत्तम है। हमसे ज्यादा किसी की मजबूत है तो केवल नेपाली की, पर यदि बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता को मिलाकर देखें तो हमसे ऊपर आज तक दुनिया में कोई नहीं है ना। ये WWF वगैरह ये सब बेकार है, उनकी इम्यूनिटी हमारे बराबर नहीं है। हमारी इम्यूनिटी जबरदस्त है, हमारा लीवर और किडनी इतने मजबूत है, पूरे विष निकाल कर बाहर फेंक देता है। उनकी योजना सफल नहीं हो रही है, तो उनको एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो टॉक्सिन विदहोल्डर का काम करे, हमारे शरीर में जाए, हम निश्चित रूप से उसको खाएं, और खाने के बाद जितने विष हमारे शरीर में गए हैं एक भी विष बाहर ना निकले, ऐसा इनको एक केमिकल चाहिए था। उन्होंने मैनेज किया, हो गया। वो क्या है, वो आपका आयोडाइड साल्ट है। करोड़ों लोगों, लाखों लोगों की जो किडनी फेलियर हो रही है, ये नमक उसका सबसे बड़ा कारण है। ये हमारा क्लेम है, हमारा दावा है। तो आप कहेंगे नमक से ऐसा कैसे होगा? ठीक है, जल्दी से समझ में आने वाली बात नहीं है, मानने लायक बात नहीं है। मैं बताता हूं क्या कहानी है। हम पहले तो केवल सेंधा नमक खाते थे, संचर नमक खाते थे, मंडी का नमक खाते थे, और उसके बाद जब नया नया ये नमक आया तो हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं, मैं भी छोटा था तब, ये नमक हमको कड़वा लगता था। धीरे धीरे समुद्री नमक की आदत पड़ी, पर तब ये नमक विषैला नहीं था। धीरे धीरे इसकी हमको आदत हो गई। इसके अंदर 80 खनिज पदार्थ थे। आप कहेंगे थे तो कहां गए, वो बताऊंगा आपको। तो इन्होंने क्या किया, उसको समुद्री पानी को, सांबर झील के पानी को, बड़े बड़े वो क्यार बनाते हैं ना जैसे धान के, ऐसे पानी खड़ा कर दिया 2 फुट 3 फुट 4 फुट ऊंचा, और उसको सुखा दिया धूप में, 1 फुट 2 फुट ऊंचा करके वो सूख गया है।
तो सूखने के बाद उसको ढेर लग गए नमक के, इकट्ठा किया, इकट्ठा करके बोरियों में भरा, पैकेट में भरा, बाजार में भेज दिया। अभी तक ऐसा होता था। तो अब ऐसा नहीं होता है। आप कहेंगे क्या होता है? अब आप सोचिए इसको, कृत्रिम ताप के द्वारा सुखाया जाता है। तो कृत्रिम ताप से अगर सुखाना है तो कितना ताप लगेगा आपका? 60, 70, 80 डिग्री पे है। 60 डिग्री पे तो आदमी जल के मर जाएगा। 70, 80 डिग्री पे तो पानी फिर 100 डिग्री पे तो उबलने लगेगा। इससे ज्यादा तो जरूरत नहीं है। पर आप हैरान होंगे, 1200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इस नमक को गर्म किया जाता है। इतना अपव्यय क्यों ऊर्जा का? योजना है, छुपा हुआ एजेंडा है, हिडन एजेंडा है उनका है। तो क्या एजेंडा है? जब 1200 डिग्री के ऊपर गर्म करते हैं तो इसके 80 खनिज उड़ जाते हैं, और जब 80 खनिज उड़ते हैं तो ये विष बन जाता है। अब विष कैसे बन जाता है? तो उसके ऊपर हमको हमारा एक हाइपोथेसिस है। वो थीसिस कभी आप जैसा कोई युवा बनाएगा, पर वो थीसिस या हाइपोथेसिस क्या है? एलोपैथिक दवाइयां विषैली क्यों होती है, इसके ऊपर हमने एक थ्योरी दी। तो हम ये कह सकते हैं बड़े गर्व के साथ कि हमने, एक संस्कृत के विद्यार्थी ने, आयुर्वेद के छात्र ने वो सिद्धांत दिया है जिसका 400 वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने एक ने भी ये नहीं कहा कि आपका सिद्धांत गलत है। उन्होंने कहा हम आपसे सहमत हैं, पर इसकी वैलिडेशन अभी होने को है। वो सिद्धांत क्या है? एकल तत्व पृथकीकरण से विषाक्तता होती है। अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन लीड्स टू टॉक्सिफिकेशन। किसी खनिज में से, किसी पौधे में से, उसमें से एक साल्ट को अलग कर दीजिए, बाकी को अलग कर दीजिए, तो जो सिंगल साल्ट आपने अलग किया वो विष बन जाएगा। अब विडंबना क्या है? विडंबना ये है, एलोपैथी की एक भी दवाई ऐसी नहीं है जो सिंगल साल्ट नहीं है। हमारे एक कश्मल होता है, पहाड़ों के लोग तो जानते हैं अच्छी तरह, रसौंध जिसको बोलते हैं। वो हरे हरे दाने लगते हैं सौंफ जैसे, और जब वो पककर जामनी हो जाते हैं उनको हम खा लेते हैं। तो फिर मीठा मीठा लगता है बड़ा, और मुंह एकदम जामनी रंग का हो जाता है, जीवा। तो कांटेदार झाड़ी हमारी खूब होती है, हिमाचल के लोग तो जानते हैं। उसमें जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको कहते हैं बेरबेरिन। बेरबेरिस वल्गेरिस उसका, या बेरबेरिस अरिस्टाटा उसका नाम है। तो उसमें बेरबेरिन को अलग कर देते हैं, बाकी उसके सारे घटक वो फेंक देते हैं। एक एक्टिव इंग्रेडिएंट अलग किया। हर प्लांट के साथ ये यही करते हैं। डिजिटलिस में डिजिटलिन निकाल दी, ऐसे ही। तो जब सिंगल साल्ट निकलता है तो उन्होंने प्रकृति की व्यवस्था को तोड़ दिया। भारत की ये परंपरा नहीं है। हम कूटते हैं, पीसते हैं, जलाते हैं, निचोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, ये जितनी पैथियां हैं, इसमें कहीं पे भी ये ना समझी नहीं है सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन की। वो केवल एलोपैथी ने की, इसलिए एलोपैथी सबसे बाद आई और सबसे पहले जाने वाली है दुनिया से। इसकी सर्जरी वर्जरी रह जाएगी, पर औषधि के नाम पर WHO कह रहा है ये नहीं चलने वाला आगे बहुत देर तक। तो खैर, आपको ये बात अपने स्मरण रखनी है, एकल तत्व पृथक्करण से विष बनता है। तो उन्होंने क्या किया जी? ये नमक में से सिंगल साल्ट सेग्रीगेट कर दिया ना, केवल सोडियम क्लोराइड बच गया, बाकी 80 खनिज निकाल दिए, तो ये विष बन गया। अब एक विष इतना बनने से इनका काम नहीं चलता। इन्होंने कहा इसमें तो आयोडीन डाल देते हैं, इसमें है नहीं, वो तो निकल गई। तो सबने कहा हाँ ठीक है, सहज भाव से कह दिया डाल दो। तो उसमें डाली आयोडीन, मगर वो भी सिंगल साल्ट वो सिंथेटिक है। सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन नहीं, वो सिंथेटिक है, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस है। अब मेरे मित्रों, आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत योग्य हैं। मेरी दूसरी बात को भी आप ठीक से समझ जाएंगे जैसी पहली बात को समझा आपने। हमारी लीवर के पास करोड़ों सूचनाएं हैं, प्रोग्रामिंग है, डिकोडिंग की क्षमता है। कोई भी आहार सामने आया, उसको देखा, बस तुरंत वहां पे वो एंजाइम निकलने लगेंगे जो उसको पचाएंगे, तैयार हो जाएंगे बनने के लिए। मुंह में डाला वो एंजाइम आ जाएगा, उसको पचा देगा। मगर आपके घर पे कोई परिचित व्यक्ति आता है जिसने आप सब बहुत उपकार किया है, आप प्रसन्न हो जाते हैं, उसको बड़े आदर से स्वागत करते हैं।
यदि कोई गलत आदमी आ जाता है तो आप थोड़ा टेढ़े होकर उससे बात करते हैं। यदि कोई अपरिचित आ जाता है तो आप उसके लिए ना कोई अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं ना बुरी देते हैं, पता ही नहीं है कौन है। हमारे किडनी के साथ भी, लीवर के साथ भी यही होता है। जब आप ये सोडियम क्लोराइड यानी प्रचलित नमक आयोडाइड साल्ट मुंह में डालते हैं तो हमारा किडनी उसको जानती नहीं है, इसलिए उसकी डिकोडिंग नहीं होती, उसको पचाने के लिए एंजाइम रिलीज ही नहीं होता। इस सिंगल साल्ट की जितनी औषधियां एलोपैथी की है, एक के लिए भी पाचक रसायन रस जो है वो आपका लीवर नहीं छोड़ता है। इसलिए अल्टीमेटली अंत में जो आपको दवाई लाभ कर रही है वो आपकी किडनी को फेल करती है और आप मरते हैं। उन दवाइयों से हम मरते हैं जिन दवाइयों से लाभ हो रहा है एलोपैथी की। क्यों? वो अनआइडेंटिफाइड सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है उसके लिए, लीवर के लिए, इसलिए उसके पाचक रस निकलते ही नहीं है। तो ये नमक भी ऐसा ही है। और जो उसमें क्लोरीन डाली ना, आयोडीन डाली, वो आयोडीन भी तो सिंथेटिक है, उसको भी हमारा लीवर नहीं जानता। ये दोनों चीजें जाकर शरीर में विष के रूप में संग्रह होती हैं, डिपॉजिट होती हैं, ब्रेक डाउन नहीं होती, पचती नहीं है। इसके बाद इन्होंने कहा भी आयोडीन तो उड़ जाती है, इसमें जरा एक चीज और डाल देते हैं। उन्होंने कहा क्या डाल देते हैं? उन्होंने कहा भी स्टेबलाइजर डाल दो, एक सीमेंट बनाने का एक केमिकल और डाल दिया। अब ये नमक वो बन गया जो वो बनाना चाहते थे। अब ये टॉक्सिन विद होल्डर है, आपके शरीर में जाने के बाद स्वयं नहीं अंदर रहता, अपने साथ साथ जितने विष है पकड़ कर रखता है। किडनी लीवर को काम ही नहीं करने देता, इसलिए लाखों लाखों लोगों की किडनी फेलियर, लीवर फेलियर इस नमक के कारण हो रहा है। बैटरी लो, हो गया बैटरी का इंतजाम जी। तो ये नमक छोटी बात नहीं है, बहुत खतरनाक है। तो फिर क्या करें? हमने प्रयोग करके देखा, किसी का बीपी बढ़ा हुआ हो, यदि उसको आपने ये नमक खिला दिया पानी में घोलकर, तो आदमी को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, हॉस्पिटल केस हो सकता है, आप नहीं दे सकते हैं। पर यदि आपने सेंधा नमक, जिसको आप रॉक साल्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, नेचुरल साल्ट बोलते हैं, हिमालयन साल्ट बोलते हैं, वो यदि आपने पानी में घोला कांच के गिलास में, आधा नींबू निचोड़ा, तो जिसका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, जिसका बहुत लो है, इसको पीने के बाद दोनों ठीक होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये नमक जो सेंधा नमक है ये एल्कलाइन है। आपका ये नमक जो थैली वाला है ये एसिटिक है, तेजाबी है, वो एल्कलाइन है और डिटॉक्सिफायर है, सारे विषयों को बाहर निकालता है, इसलिए लो बीपी को भी ठीक करेगा, हाई बीपी को भी ठीक करेगा। मुझे कई लोगों के फोन आए, अजी जब से हमने आपका बताया नमक शुरू किया है, मेरा और मेरी पत्नी का झगड़ा बंद हो गया। तो अब आप देख लेना, आपके मम्मी पापा अगर लड़ते हो तो नमक बदल देना घर में। मम्मी पापा को बदलने की तो भारत की परंपरा है नहीं है, तो नमक बदलना, आप देखेंगे मम्मी पापा का स्वभाव बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आप शांत हो जाएंगे। तो ये मेरे दो बिंदु जो है बहुत महत्वपूर्ण थे, जिनको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहता था। बाकी चीजें थोड़ा हम तेजी से भी आगे चलें तो चल जाएगा। हमारे पास टाइम तो मुझे लगता है केवल 8 बजे तक है, क्योंकि हमने 7:15 के बाद शुरू किया है, तो हमारे पास 40, 50, 55, ठीक है, 10 मिनट अपने पास और हैं। तो अब मैं आपको कुछ और जो युवाओं से जुड़ी हुई बातें हैं, आपको शायद पता होगा कि हमारे देश में लाखों कपल ऐसे हैं, पति पत्नी दंपत्ति हैं, जिनके संतान नहीं होती, होगी भी नहीं। क्यों ऐसा? कोई नहीं बता रहे। फर्टिलिटी सेंटर खोल दिए, वहां भी पैसा कमाने का धंधा शुरू हो गया। वो इसलिए है क्योंकि आपके टॉफी में, चॉकलेट में, पिज्जा में, बर्गर में, कोल्ड ड्रिंक में, फ्रूट जूस में, हर चीज में वो हार्मोन डाले हुए हैं, वो केमिकल्स डाले हुए हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नष्ट कर दे, समाप्त कर दे। सैनिटरी पैड में वही डला हुआ है। और आपके कॉस्मेटिक्स, हमारी बेटियां खूब डट के प्रयोग करती हैं, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स में वही केमिकल डाले हुए हैं, आपके सैनिटरी उसमें नैपकिन में वो डाले हैं, जिसके कारण आपका प्रजनन तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाए, आपके ओवम मर जाएं, आपके जो है स्पर्म मर जाए और कभी माता पिता बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त ना हो। ये पूरा मैनेज किया है पैक्ड फूड में।
कॉस्मेटिक्स में और सैनिटरी नैपकिन में। अब इस विषय को मैं लंबा नहीं खींचूंगा, कौन कौन से केमिकल हैं आप भी नेट पे जाके स्टडी करो, जरा देखो क्या हो रहा है। सर्विक्स का कैंसर, मुझे आज से याद है 15-16 साल पहले की बात है, शिमला की एक खबर आई थी कि हमारे वहां पे हॉस्पिटल में दैनिक 6 लड़कियां आती हैं जिनको सर्विक्स का कैंसर है। लड़कियों का मतलब जो अविवाहित हैं। वर्षों पहले, 1.5 दशक, पौने 2 दशक पहले की बात कर रहा हूं। आज पता नहीं क्या हालत होगी। क्यों हो रहा है उन लड़कियों को ऐसा? 2 कारण, 3 कारण। पैक्ड फूड, कॉस्मेटिक्स, साबुन, शैम्पू जहर से भरे हुए हैं। तो अब इनको छोड़ना आसान तो नहीं है। पैक्ड फूड को आप चाहे भी तो छोड़ नहीं सकते। क्यों? इसके अंदर अफीम की तरह, स्मैक की तरह, LSD की तरह नशा डाला हुआ है। ट्रैंकुलाइजर डालेंगे, आप छोड़ नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है छोड़ना। पर उमंग फाउंडेशन के लिए मैं अपना एक रहस्य आपको बता रहा हूं, आप आसानी से छोड़ सकते हैं। आपको क्या करना है? 3 उपाय। पहला, यदि आप अग्निहोत्र सीख कर उसको करेंगे तो जिसके ऊपर 2-2 बार जो है डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल गोलचा ने 2 बार डी एडिक्शन कोर्स अपने ऑफिसर को कराया, लेफ्टिनेंट को, नहीं छोड़ा उसने नशा, और जब उसने अग्निहोत्र करवाया छूट गया। डॉक्टर गोलचा के कई पेपर हैं जो उन्होंने शराबियों के ऊपर, स्मैक, LSD के ऊपर उन्होंने पेपर पढ़े हैं कि मैंने अग्निहोत्र से छुड़वा दिया। अब अग्निहोत्र कैसे होता है, आचार्य श्रीवास्तव जी किसी दिन आपको बता देंगे, और आप चाहेंगे तो मैं भी किसी दिन आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कैसे करना और क्या परिणाम होंगे, अपने अनुभव भी सुनाएंगे। एक तो अग्निहोत्र, उसकी इतनी सी भस्म एक चुटकी लेकर जैसी नशे को मन करे जीभ के ऊपर रख लो, थोड़ा मीठा मिलाकर, तुरंत दिमाग को किक मिलेगी और लगेगा वाह नशा तो हो गया। आपको बहुत आनंद आएगा और एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा और नशा करने का कभी मन ही नहीं करेगा। एक। नंबर 2, जहां पीपल होता है वहां पे कभी कोई पेड़ कट रहा हो, टहनी कट रही हो, तो उसको पत्ते छिलके लाकर कूट पीस के रख लीजिए, उसमें थोड़ा मीठा डाल लीजिए। मीठे का मतलब मधुरम पतंजलि वाला, खंड नहीं डालनी पतंजलि की, वो बहुत उसमें एल्युमिनियम सिलिकेट या कुछ ऐसा डाला हुआ है केमिकल जिससे वो विषैला हो गया और सुंदर हो गया है। तो उनका मधुरम नाम से जो शक्कर है वो मिलाइए। वो बस पीपल के पत्ते, पीपल का छिलका और मीठा, तीखा पसंद हो तो थोड़ी काली मिर्च, दिन में 4-5 बार उसको मुंह में डालकर चूस लो। एक ही दिन में ब्रेन शार्प होने लगेगा, फोकस बढ़ जाएगा, मेमोरी बढ़ जाएगी, हार्ट मजबूत होने लगेगा, लीवर अच्छा होने लगेगा और आपको एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा। बहुत सरल प्रयोग है, पर रविवार के दिन पीपल का प्रयोग नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। तो आप देखेंगे जो लड़कियां हैं उनका प्रदर लिकोरिया, उसमें भी तुरंत फायदा होगा। आप ये करिए और नशे भी छूट जाएंगे। ये दूसरा प्रयोग। तीसरा प्रयोग, यदि आप सूर्य ढलने के समय कोई गेम खेलते हैं जिसमें भाग दौड़ हो जाए, सांस फूलती है, बैडमिंटन या कुछ भी, कबड्डी कुछ खेलते हैं, जो सांस फूलता है, टॉक्सिन बाहर निकलती है, नशे को मन ही नहीं करेगा। शाम को ही मन करता है ना ज्यादा, तो आप बच जाएंगे। ये 3 उपाय आप कर सकते हैं, और भी उपाय हैं तो फिर कभी। तो ये हमारे युवाओं के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, पीपल वाला प्रयोग या अग्निहोत्र वाला, या दोनों प्रयोग एक साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अब हमारे पास केवल 4 मिनट बचे हैं। इतने कम समय में हम विषय तो हमारे कोई 19 ये हैं जो हमारे चारों ओर जाल फैला हुआ है। तो मैं आपको एक ये कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, आप दवाइयाँ जितनी ज्यादा खाएंगे उतने बीमार पड़ेंगे। आपको एसिडिटी ज्यादा होती है, तो आप 1-2 प्रयोग कर लीजिए, आपको एसिडिटी नहीं होगी। पहला प्रयोग कठिन है, जिस धारा में, जो प्रवाह में आप बह रहे हैं उसमें ये शायद करना बहुत मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। ABS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में हमने 13, 14, 15 में प्रयोग किया। 16 में वो इंजीनियरिंग कॉलेज जो बहुत पीछे था वो पहले नंबर पे आ गया पूरे यूपी में, गाजियाबाद का ABS इंजीनियरिंग कॉलेज। उन्होंने मुझे प्रमाण पत्र, धन्यवाद पत्र दिया, एक्नॉलेजमेंट। कैसे किया हमने, जो आपको बता रहा हूँ, ये सब उन्होंने किया। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या विषय है मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी को एक बार किसी ने पूछा कि आप ये कैसे कर लेते हैं कि 10 के 10 खंड आपने मैथमेटिक्स के याद कर लिए, एक एक लाइन, ये कैसे कर दिया चमत्कार। तो उन्होंने जवाब दिया,
मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, उसका पालन कर रहा हूं, इसलिए मेरी स्मरण शक्ति इतनी अद्भुत है। और एक नहीं, सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं। तो अब मेरा एक लेख, मेरा निवेदन है, आप युवाओं को जरूर पढ़ना चाहिए, मानना या नहीं मानना वो आपकी इच्छा है। ये जो एमडी डॉक्टर कहते हैं ना कोई फर्क नहीं पड़ता, गो एहेड, कुछ नहीं फर्क पड़ता, झूठ बोलते हैं। एक भी रिसर्च पेपर इसके बारे में नहीं है कि चरित्रहीनता से आपको कोई असर नहीं पड़ता है। जिस सामग्री से हमारा और आपका जन्म हुआ है, हमारा शरीर बना है, और जिस सामग्री से संतान का जन्म होता है, वही सामग्री कोलेस्ट्रॉल है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल वही है, कैल्शियम वही है, ब्रेन वही है, आनंद, प्रसन्नता, मस्ती, मौज, सब कुछ वही है, जीवन का आनंद वही है, मोक्ष भी वही देगा। तो आपको क्या करना है? आपको तय करना है, आपका जीवन है, कितना संयम करना है ये आप तय करिए। जितना करेंगे उतना आपका मेमोरी बढ़ जाएगी, फोकस बढ़ जाएगा, इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी, और नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी, नशा भरपूर अपने आप हो जाएगा। तो कितना संयम आप देख लें, तो आप कृपया गूगल सर्च पे जाइए, वहां पे लिखिए हिंदी में या अंग्रेजी में, काम वासना की अद्भुत ऊर्जा बाई राजेश कपूर। आप उसको पढ़िए, उसमें दुनिया के 15-16 डॉक्टरों के रिसर्च पेपर हैं जो ये कहते हैं, इंटरनेशनल फेम के डॉक्टर, कि स्वयं ही जीवन का सबसे बड़ा एमडी डॉक्टर है। कोई आयुर्वेद नहीं है मेरी तरह, कोई वैद्य नहीं है, ट्रेडिशनल हीलर, वो कह रही हैं। और एक भी रिसर्च पेपर ये नहीं कहता है कि आप व्यभिचारी जीवन, चरित्रहीन जीवन से सुख पा सकते हैं। मुझे लगता था मेरी बात को 5-10% युवा मानेंगे, पर मैं जानता हूं 95% लोग मानते हैं मेरे युवा साथी, क्योंकि उनको बताया ही नहीं आज तक किसी ने। तो ये सबसे बड़ा रहस्य, इंटेलिजेंस मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपको मैं ये सब कुछ ना बताकर एक बात जोड़ना चाहूंगा, गायत्री मंत्र को बोलने से रिसर्च पेपर आ चुका है, जी न्यूज में उसके ऊपर खबर आ चुकी है। आप गायत्री मंत्र बोलकर अपनी स्मरण शक्ति को अनलिमिटेड, असीमित बढ़ा सकते हैं, अपनी क्षमताओं को असीमित बढ़ा सकते हैं। इतना ही निवेदन, कहने को बहुत कुछ और भी है, आज इतनी ही। आपके कोई प्रश्न हो? अगर अगर खाद्य तेल के बारे में भी थोड़ा बता दें, क्योंकि जैसे नमक है, पानी है, ये चीजें तो हमारे जीवन में खाद्य तेल और पॉलिश्ड जो हमारा चावल, दाल या अन्य चीजें पॉलिश वाली होती है, संक्षेप में इनके बारे में बता दें तो थोड़ा अभी अधूरापन सा लग रहा है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बहुत महत्वपूर्ण है। तेल का मामला सबसे टेढ़ा है, टेढ़ा का मतलब कॉम्प्लिकेशन में ज्यादा है। देखिए, जो भी तेल हमें उपलब्ध हो रहा है, वो बाजार में जो तेल है, सरसों का तेल है, उसमें आप सूंघे तो सरसों की गंध नहीं है, और या फिर सिंथेटिक गंध है, थोड़ा सा गर्म करो गायब हो जाती है वो गंध, वो सिंथेटिक डाली गई है। तो वो सारा तेल जो है वो मीठा तेल है, यानी मीठा तेल कहते हैं तेल के तेल को, मीठा तेल है वो सरसों का, उसमें तीखापन है ही नहीं। वो क्या है? वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड हर क्रॉप के बारे में ये कहते हैं सर्च पेपर, उससे हमारे पेट में एक प्रोटीन जहरीला तब तक बनता रहता है जब तक हमारा शरीर समाप्त ना हो जाए, उसका कोई इलाज नहीं, ऐसा बोलते हैं वो। तो अपने को वो सरसों का तेल नहीं चाहिए जिसमें तीखापन नहीं है, अपने को तेल वो चाहिए जो तीखा हो। हाँ, नारियल का तेल चल सकता था, मगर उसमें भी इतने केमिकल उन्होंने मैनेज कर दिए हैं, बाजार से लेकर नारियल को पिसवा कर आप उसमें से भी तेल निकलवाएंगे अगर पीट कर उसको, तो भी वो तेल जहरीला ही निकलेगा, क्योंकि नारियल ही उन्होंने उसके ऊपर इतनी स्प्रे करवानी शुरू कर दी है, नारियल ही विषैला आ रहा है। तेल वो कुछ बेटर है, उसका तेल चलेगा। तेल के बारे में हमारे आयुर्वेद में कुछ बातें कही गई है, रविवार को नहीं लेना, सूरज डूबने के बाद नहीं लेना, और फिर हर त्योहार को वर्जित है, एकादशी, अष्टमी और त्योहार को वर्जित है। उसमें कुछ समस्याएं ज्यादा है, पर ओवरऑल तेल का तेल भी अच्छा है, थोड़ा गर्म होता है। तो अब जो तेल अच्छे होंगे वो आप कहेंगे पी मार्का ले लो, सी मार्का ले लो, डी मार्का ले लो, पर समस्या वहां बहुत बड़ी है। एक पेपर प्रचारित किया गया है विश्व भर में, उस पेपर में बताया गया है हेक्सेन, HEXANE, ये डालकर, हेक्सेन डालकर ही तेल को निकाला जाता है, और उससे तेल 100% बाहर आता है, बहुत कम प्रेशर से। थोड़ा सा प्रेशर दो, उसी से आ जाता है, कम एनर्जी लगाकर।
और वो कहते हैं ये है तो जहरीला है हेक्सेन, पर ये पूरा उड़ जाता है, वेपोरेट हो जाता है। यहाँ हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। आप एक बात सोचिए, आर्ट के स्टूडेंट भी समझ जाएंगे, विज्ञान वाले तो समझ ही जाएंगे। एक केमिकल जब आता है और उसके बाद उसमें से निकाल दिया जाए या निकल जाए, मान लो निकल गया, तो क्या उसके बीच में इंटरेक्शन नहीं होंगे दोनों के मॉलिक्यूल्स में, उसकी रचना नहीं बदलेगी, उसके स्ट्रक्चर को बदल नहीं डालेगा, वो तो बता ही नहीं रहे। सरसों के तेल के स्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन आए उसमें बताता ही नहीं एक भी पेपर। पर निश्चित रूप से वो विषैला है, क्योंकि हेक्सेन, उससे विषैले प्रभाव तो उसमें आए होंगे, वो नहीं बता रहे हैं। तो पी मार्क का जैसी बड़ी बड़ी कंपनी है, वो दुनिया भर की, अमेरिका की कंपनी है भी, कैनोला वनोला जितने भी हैं, वो हेक्सेन से तेल निकाले जा रहे हैं क्योंकि उसको मान्यता है। और हेक्सेन के बारे में जो रिसर्च पेपर वो ये बोलता है ये न्यूरोटॉक्सिन है, यानी सूंघने से आपके ब्रेन सेल मर जाएंगे। वो तेल तो नहीं चलेगा, अपने को तेल चाहिए। पतंजलि का क्लेम है, दावा है कि हम हेक्सेन के बिना तेल निकालते हैं। अब वो आउटसोर्स कर रहे हैं, कई बार बहुत अच्छा आ जाता है, कभी बार अच्छा नहीं आता, तो अपने को तेल के बारे में कुछ करना पड़ेगा। उत्तर भारत की मूंगफली 100% जेनेटिकली मॉडिफाइड है। उसको खाने के बाद, उसको लेने के बाद, लगाने के बाद आपको प्रॉब्लम होती ही होगी, पेट में गैस ब्लॉक हो जाएगी। जब जब ऐसा हो तो समझ लो जीएम खाया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जीएम का डॉक्टर बोलते हैं दुनिया में कोई इलाज नहीं है ना। भारत के लोगों के आगे ये क्या करेंगे ये लोग? आप एक बार बस, पर आपके पास मार्गदर्शक है ना श्रीवास्तव जी जैसे, आप खड़े तो हो ही रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ उपस्थित है। तो क्या करना है आपको? कांच का गिलास लो, उसमें पानी डालो, थोड़ा सेंधा नमक डालो, बीज वाला नींबू, जीएम ना हो, बीज होंगे तो जीएम नहीं है, उसको निचोड़ो, पी जाओ। अगर नींबू से आपको कोई नुकसान नहीं होता तो आप देखेंगे तुरंत पेट की गैस समाप्त, एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा। यदि मेरी तरह बहुत दुबले हैं तो नींबू जरा कम डालना। किसी को पेट में अल्सर है, कोलाइटिस है, तो नींबू नहीं पचता, तो देख लेना अपने शरीर का स्वभाव, प्रकृति। तो ये आपको तेल के बारे में बहुत सोच समझ कर ढूंढ कर लाना पड़ेगा। जीएम पहली प्रॉब्लम, हेक्सेन दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम समाप्त हो गई जो पिछली सरकार के समय में थी कि उसमें विषैले तेल मिलाने की परमिशन थी 40% तक, तो उसमें 60, 70, 80% डाल देते थे। पाम ऑयल, जिसको सुअर को भी नहीं खिलाते विदेशों में, वो जहरीला तेल हमें खिलाया जा रहा था। तो इसलिए तेल के बारे में बहुत प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे ही श्रीवास्तव जी कह रहे हैं अधूरी बात रहेगी, तो अब मुझे लगता है टाइम तो दे ही रहे हैं, तो अब चीनी की भी बात कर लें। चीनी के बारे में दूसरे विश्व युद्ध के बाद के रिसर्च पेपर है, वो ये बताते हैं, छुपाए गए हैं, पर मेरे पास उसकी एक कॉपी है, उसके ऊपर जो फाइंडिंग्स है, पॉपुलर पेपर। वो क्या है कि जो माँ गर्भावस्था में चीनी नहीं खाती है, ये रिफाइंड शुगर, बच्चे के जन्म के बाद उसको 4-5 साल तक नहीं खिलाती है, 100 साल की उम्र में भी उस बच्चे का एक दांत नहीं टूटेगा, घुटने की दर्द नहीं होगी, कमर की दर्द नहीं होगी उस लड़के लड़की की। तो हमारे शरीर में कैल्शियम का दुश्मन है ये चीनी। पूरा उसके ऊपर कैसे कैसे इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या कैसे होता है, चयापचय क्रिया में जाकर कैसे कैल्शियम को डिस्ट्रॉय करता है, ये पूरी कहानी है। तो रिफाइंड शुगर भी अपने को नहीं चलेगी, तेल भी नहीं चलेगा। पर रिफाइंड शुगर तो समाधान आसान है, मधुरों में ले आओ, गुड़ शक्कर वगैरह बहुत कुछ है, नमक का भी समाधान है, साबुन शैम्पू का भी बड़ा सरल समाधान है। आप थोड़ा हंसना हो तो हंस लेना मेरी बात के ऊपर, पर प्रयोग करके देखना। जिन बेटियों के, लड़कियों का, माताओं बहनों के बाल झड़ रहे हैं शैम्पू के कारण, जाकर बाजार से नरोल साबुन ले आना, कपड़े धोने वाला, उससे सर धोना, आप देखेंगे 3-4 महीने में बाल मोटे हो गए, झड़ने बंद हो गए, चमकीले हो गए। किसी किसी के बाल उससे खुश्क होने लगते हैं, तो धोने के बाद पानी में थोड़ा सा तेल फेंट कर वो जड़ों में थोड़ा सा लगा देना, बस। तो ये साबुन शैम्पू का समाधान हो जाएगा। और चाय कॉफी, मैंने आपको जैसा कहा कि चाय कॉफी अगर आप बंद करके फिर ये सारे प्रयोग करेंगे तो बड़े आराम से आप अपने स्वास्थ्य को, अपनी स्मृति को बहुत अच्छा बना लेंगे। तो मुझे लगता है अब तो श्रीवास्तव जी को संतोष हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो हम आगे उनका प्रश्न या कोई उनका कोई सुझाव हो तो उसके अनुसार और बताएंगे। जी कुलदीप। धन्यवाद सर। आज के विषय में आपने हमें बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी। हम आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें आपको सुनने का मौका मिला।
सर, आज के विषय से संबंधित हमारे प्रतिभागियों के कुछ प्रश्न हैं, जिनके उत्तर वे आपसे जानना चाहते हैं। जो पहला प्रश्न है वो नमन शर्मा जी ने पूछा है। वो पूछ रहे हैं कि पीने के पानी में क्लोरीन का इम्पैक्ट कैसे कम करें? मेरे को लगता है इसका जवाब सर ने पहले ही दे दिया है। जी। हाँ जी। तो अगर आप आप लोगों से वो शेयर कर लेंगे। जी, अगर मीठे नमन सोडे का शर्मा प्रयोग करिए, एंजाइम का प्रयोग करिए। हाँ जी सर, धन्यवाद। अगला प्रश्न उदय वर्मा जी का है। वे पूछते हैं कि मैं स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित जी से बहुत प्रभावित हूँ। जी, वे मैंने ये पढ़ लिया है। आपने जो कहा है ना कि किताबें, तो किताबें आपको जो है राजीव दीक्षित जी ने लिखी हैं। वाघ भट्ट पढ़ेंगे तो आपका जीवन निकल जाएगा उसमें। उन्होंने छोटी छोटी पुस्तकें बनाई है 4। वो किताबें आप जो नेट के ऊपर देख लीजिए, वो ले लीजिए। और अगला शैम्पू प्रश्न की जगह आप लस्सी का प्रयोग कर सकते हैं। जी, और अगर किसी अन्य व्यक्ति का प्रश्न हो तो वह माइक वन म्यूट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। मुझे लगता है कि सभी को उनके प्रश्नों का जवाब मिल चुका है। आपने बहुत ही सरल एवं सहज तरीके से सबके प्रश्नों का उत्तर मैं दिया कुछ और एक आपको विद्यार्थियों को मैं एक सुझाव मुझे थोड़ा सा लगता है आवश्यक है बता दें। आपको बुद्धि बढ़ाने के लिए, माइग्रेन ठीक करने के लिए, सर दर्द ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले अपने पाँव के तले में शुद्ध देसी गाय का घी या शुद्ध सरसों का तेल वो लेकर पाँव के तले में मालिश करिए। 5-7 दिन में ही आप देखेंगे आपकी स्मरण शक्ति बढ़ रही है। 10-12 दिन में माइग्रेन, सर दर्द सब चले जाएंगे। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी। तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी जी सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है इसके लिए कुछ जी हाँ, आपके पास रेमेडी है पीसीओडी का सर? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इससे मुझे कुछ और भी याद आ गया। हमारी सभी लड़कियों में मेरे ख्याल 90% में हीमोग्लोबिन की बहुत कमी है, कैल्शियम की बहुत कमी है। तो आप लोगों को क्या करना है, पनवाड़ी वाला चूना जो तंबाकू के साथ एक 5-10 रुपए का पाउच मिलता है, वो आप सबको ले लेना है। वो पाउच लेकर उसमें से गेहूं के दाने के बराबर प्रतिदिन 1 बार गेहूं के दाने जी। को चूना आपको अपने दाल सब्जी में डालकर या पानी में डालकर नाश्ते के साथ ही ले लेना है, 2 चम्मच पानी में डालकर। तो उससे पीसीओडी को ठीक करने में मदद मिलेगी और आपके जो मिस कैरेज है लड़कियों के बिल्कुल नहीं होगा। तो कैल्शियम की कमी के कारण आपकी जो मसल काम नहीं कर रही है, इसलिए मिस कैरेज होता है लड़कियों का। हार्ट वीक होता है, लीवर काम नहीं करता है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे लीवर भी काम करेगा, भूख भी अच्छी लगेगी और पीसीओडी को ठीक करने में भी बहुत सहायता मिलेगी। और कपालभाति प्राणायाम 200 से ज्यादा ना करना, वो करने से भी पीसीओडी ठीक होता है। पर एक बात बहुत जरूरी है, तो ये समझ लीजिए, जब तक ब्लड एसिडिक नहीं होगा तब तक आपके फेब्राइड ट्यूमर गांठें नहीं बनती हैं। तो कैसे होता है एसिडिक ब्लड? होता है कॉफी से, चाय से, पैक्ड फूड से, बहुत तीखा जी। खाने। तो अगर आप वो नहीं लेते हैं तो ब्लड एसिडिक होगा नहीं, और अगर हो गया है फिर उसको एल्कलाइन बनाइए। नींबू से एल्कलाइन बनता है, बचता हो तो थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी नमस्कार सर। मेरा प्रश्न है कि अगर ओल्ड एज में जिनकी उम्र वृद्ध लोगों की उम्र करीब 70 से 80 साल के बीच में है, अगर उन लोगों को एनीमिया की प्रॉब्लम है और उनका हीमोग्लोबिन करीब 7-7.5 ग्राम के आसपास है, तो उनको क्या ऐसी हर्बल मेडिसिन लेनी चाहिए जिससे उनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज में आए? गौरव जी, देखिए जब हम एक प्रश्न करते हैं तो उसमें से कई बातें निकल आती हैं। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखिए, हीमोग्लोबिन के लिए जो आपका हेमाटोन वगैरह सब कुछ है वो तो पशुओं के खून से, गाय भैंस बकरी के खून से बनता है। वो ठीक नहीं है लेना प्रिजर्वेटिव। उसमें सरल प्रयोग क्या है, आपके आसपास दूब लगी रहती है, साफ जगह से 1 मुट्ठी दूब ले लीजिए, उसको धोकर साफ करके, और या फिर रविवार का दिन ना हो तो 5-7 पीपल के पत्ते भी अगर हो कहीं, शिमला में तो होगा नहीं पर जहां हो, पीपल के पत्ते भी डाल सकते हैं। धोना, उसको कूटना, कूट कर 1 कप पानी डालना, निचोड़ कर और पी जाना।
सर्दियों का मौसम हो तो उसमें आधा चम्मच अदरक का रस भी मिला लेना, एक टुकड़ा अदरक का मिला लेना, तेजी से धन्यवाद। पीना। दूसरा, गुड़हल जानते हैं आप, लाल फूल, हैबिस्कस, तो वो हैबिस्कस के 3-4 फूल रात को पानी में डाल दो और एक अदरक का टुकड़ा डाल दो उसमें कूट कर, आधा इंच का, और वो डालकर सुबह मसल कर उसको मीठा मिलाकर सुबह पी जाइए। मीठे का मतलब मधुरम, पतंजलि का। तो ब्लड तेजी से 5-6 दिन में बन जाएगा। मगर कैल्शियम की गोली मत खिलाना, 86% हार्ट फेलियर होता है। तो चूना ही खाना। और विटामिन बी की कमी हो तो खमीरी रोटी खाना, ये पूरी बरसात शुरू होने से पहले। दही में या किसी चीज में, कट्टे में आटा गूंदना, जब फूल जाए तो उसकी रोटी बनाओ और खाओ। हमारे हिमाचल में तो व्यंजन है ना ये, खमीरी रोटी, बबरू खाना, कांगड़ा में, ये सारे में हमारे चलते हैं ना, सिड़कू, वो सब। ऊपर शिमला की तरफ तो बहुत कुछ चलता है खमीरी रोटी को खाइए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनिए। जी, आगे बढ़िए। धन्यवाद सर। एसिडिटी किसी को ज्यादा होती हो तो चाय कॉफी तीखा बंद करके और रात का खाना बहुत हल्का लेना या कम लेना या ना लेना, और आधा चम्मच जीरा मसल कर ऐसे तंबाकू की तरह उसको फूंक मारो और मारकर चबाकर खा जाओ, 2 घूंट पानी पी लो, आपकी एसिडिटी खत्म। और पानी को कम से कम क्लोरीन मुक्त तो कर लेना। जब तो क्लोरीन वाला पानी है, चाय कॉफी है, और तेल अगर आपके पास रिफाइंड है, तो एसिडिटी तो भयंकर होगी ही, ये ध्यान रखिए। धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर विटामिन डी के लिए भी थोड़ा बता दीजिए आप प्लीज। हाँ बिल्कुल ठीक। विटामिन डी के लिए वैसे तो सबसे सरल, ये सिंथेटिक गोलियां खाने से तो प्रॉब्लम बहुत हो जाती है ना जी। तो आपको क्या करना है, अब ये मुश्किल होता है महिलाओं के लिए। अच्छे घी तेल की मालिश करो और धूप में बैठ जाओ। तो महिलाएं कैसे करेंगी, तो मशरूम लो, गुच्छी लो। शिमला पे आपके 8-10-12 हज़ार रुपए किलो मिल जाती है, 100 ग्राम ले आओ। तो उस गुच्छी को धोकर थोड़ा धूप में सुखा लो, है ना। एक बार धोना जरूरी इसलिए कि उसके ऊपर ना कोई प्रिजर्वेटिव ना लगा हो, है ना। तो प्रिजर्वेटिव लगा हो तो प्रॉब्लम होगी। तो बस वो आप गुच्छी खाओ तो उसमें भरपूर विटामिन डी है। मशरूम, उसको भी मीठे सोडे में 1-2 घंटा भिगो दो, और भिगोने के बाद वो मशरूम निकाल कर निचोड़ कर बारीक काटो, अपना जो है उसमें मसाला मसूला तैयार करो, मशरूम डालो और 1 मिनट पकाओ। ज्यादा पकाने से वो कठोर हो जाएगी, पचेगी नहीं। तो ये मशरूम और गुच्छी जो है, इसमें विटामिन डी को ऑब्जर्व करने की ताकत बहुत ज्यादा है। ऐसी ढींगरी, तो उसका प्रयोग करो तो डी बन जाएगा। डी होगा तो कैल्शियम काम करेगा, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। आपका प्रश्न बहुत जी अच्छा सर, है थैंक यू सर। जी, स्वागत है। अन्य किसी का प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं। एक प्रश्न है उदय वर्मा जी का कि वैद्य जी, क्या 16 घंटे उपवास सही है? किस निरंतरता में लेना चाहिए? देखिए, एकदम पहली बार में 16 घंटा उपवास ना करें, धीरे धीरे 2-3 बार में अभ्यास को इतना बढ़ाएं। और मेरे जैसे पतले दुबले हैं आप, तो थोड़ा कुछ तो लेते रहना चाहिए, फलाहार या कुछ ले लें, नहीं तो 16 घंटे उपवास बिल्कुल ठीक है। और विशेषकर एकादशी के उपवास करने वालों को कभी जीवन में कैंसर, ब्लॉकेज नहीं हो सकती, ऐसे रिसर्च पेपर अब आ चुके हैं। एकादशी में विशेष स्थिति रहती है ग्रहों की, तो इसलिए ठीक है। और जो पतले दुबले लोग हैं उनको रसाहार करते रहना चाहिए, सूप या। और फिर किसी ने पूछा है, वो एक है जो उनका नाम उन्होंने लिखा है इसमें डॉक्टर का, तो वो जो जिन्होंने कोरोना के हजारों रोगियों को ठीक किया है प्राकृतिक चिकित्सा से, वो रसाहार की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा है, पर उनको कुछ बातों का आयुर्वेद की जानकारी ना होने के कारण कुछ ब्लंडर्स कर रहे हैं वो। मैंने उनको कहा भी था तो उन्होंने कह दिया कि नहीं जी, हमें तो अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, मेरी बात को गंभीरता से लिया नहीं। वो क्या बात है, रात को आप फलों का या किसी चीज का रस नहीं, सब्जियों का पी सकते, पिएंगे तो जबरदस्त वात रोग होगा आपको। तो इसलिए रात को कभी नहीं, रात को आपको पकाकर सूप ही लेना चाहिए। बाकी उनकी बातें सब ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छा, उनका योगदान है भारत में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने एक्सपोज किया है मेडिकल साइंस में जो जो गड़बड़ चल रही है। जी
अगला प्रश्न है संजीव शर्मा जी का। सर, एनी सजेशन फॉर एलर्जीज लाइक डस्ट और ड्यू टू वेदर चेंज? एलर्जी तो कई तरह की होती है। स्किन की एलर्जी होती है, एक सांस की एलर्जी होती है, छींके छुनके आती है। कौन सी एलर्जी की बात कर रहे हैं आप? डस्ट, अच्छा उसके बारे में, डस्ट वाली एलर्जी। जी, तो ये एलर्जी सारी जो है इम्यूनिटी की कमी है। आपका लाइफस्टाइल जब गड़बड़ होगा तभी होती, तो आप तो लाइफस्टाइल आहार अपना पूरा ठीक कर दीजिए, जैसे सूर्योदय से पहले उठना, थोड़ा व्यायाम करना, तो उसकी दवाई नहीं हो सकती है। पर जो बीमारी होगी उसकी दवाई तो करनी पड़ेगी। पीपल के पत्ते लेकर कूट पीस कर और गुच्छी का, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम पत्ते हैं, 50 ग्राम गुच्छी धो धा कर सुखाकर पाउडर बनाकर मिलाइए, वो आधा चम्मच सुबह शाम लेते रहे, तो उससे आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाएगा। पीपल, और फिर से बता रहा हूँ आपका ये, हाँ उसमें एक बात रहेगी, अमलतास। आपको पीपल के पत्ते 100 ग्राम और छिलका दोनों मिलाकर 100 ग्राम अमलतास और 100 ग्राम 50 ग्राम उसमें गुच्छी, और हाँ 100 ग्राम आपको डालना है उसमें बसाका, बड़ा बसूटी बरिया है ना, कांगड़ा में बोलते हैं, बसूटी की बात कर रहा हूँ मैं। उसकी टहनी का छिलका, उसके पत्ते, उसके फूल, ये सब मिलाइए बराबर मात्रा में, और मान लो सब कुछ 100 ग्राम है तो 50 ग्राम उसमें गुच्छी का पाउडर डाल दीजिए। ये आप आधा चम्मच सुबह शाम ले, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ जाएगी, और आप 2-4 दिन में आपको लगेगा मैं ठीक हो रहा हूँ। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बता रहे हैं, अगला तो प्रश्न, रेस्पिरेटरी के पीपल के पत्ते कूट पीस के रख लीजिए, जो नीचे झड़े हुए होते हैं कहीं से उठा लाइए, पीस के कांच के जार में रखिए, प्लास्टिक में ना रखना। रविवार का दिन छोड़ देना, आधा चम्मच रोज गुड़ शक्कर में मिला के गर्म पानी के साथ खाइए, बहुत आराम मिलेगा सांस की समस्या में। गाल धन्यवाद। ब्लैडर की पथरी का इलाज बहुत मुश्किल है जी, वो कठिन है। अभी इसके ऊपर प्रयोग हम कर रहे हैं। पहले हम निकालते थे उसको जैतून के तेल से, पर अम्बे वगैरह सबका अब जैतून का तेल ही गलत आने लग गया है। अब बात नहीं बनती, हमने पहले विषयों के निकाले स्टोन, अब 0 रिजल्ट है। तो अब एक नई दवाई पर ट्रायल चल रहा है, देखते हैं, अभी तो नहीं। जी, धन्यवाद सर। अब हमारा वेबिनार अंतिम पड़ाव पर है। विशेषज्ञ वक्ता व प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर के साथ अन्य अध्यापक गणों तथा अन्य प्रतिभागियों का धन्यवाद करने हेतु आमंत्रित करना चाहूँगा मीनाक्षी शबाब को। आप आएँ और धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। धन्यवाद कुलदीप जी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित मानवाधिकार संरक्षण साप्ताहिक परिचर्चा भाग 40 में जुड़ने पर मैं मीनाक्षी एमए राजनीतिक विभाग की छात्रा आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के कार्यक्रम के विशेषज्ञ वक्ता विख्यात वैद्य राजेश कपूर जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में शिरकत की। श्रीमान जी, आपने हमें आज के महत्वपूर्ण विषय परंपरागत जीवन शैली से स्वस्थ रहने के अधिकार को लेकर विस्तृत जानकारी प्रदान की। आपने हमें वाटर क्लोरीन के बारे में और इसके समाधान की जानकारी प्रदान की, और नशे से कैसे बचा जा सके, और बहुत सारे सुझाव आपने हमें प्रदान किए। मैं आपका पूरी उमंग फाउंडेशन इकाई की तरह से दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर जी का, जो इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। इनके द्वारा ही इन सभी महत्वपूर्ण मानवाधिकार वेबिनार का बेड़ा लिया गया है। इनके सहयोग तथा मार्गदर्शन से इन साप्ताहिक परिचर्चाओं का आयोजन हो रहा है। तथा धन्यवाद अन्य सभी अध्यापक वर्ग का। धन्यवाद करती हूँ उमंग फाउंडेशन के ट्रस्टी आदरणीय विनोद योगाचार्य सर जी का, और संजीव शर्मा जी, सुरेंद्र सर, उदय वर्मा जी का, और साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ कुलदीप जी का, देवेंद्र कुमार जी का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया। मैं धन्यवाद करती हूँ इस कार्यक्रम से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों तथा प्रतिभागियों का, जो हर सप्ताह हमारी इन परिचर्चाओं में भाग लेते हैं।
उमंग फाउंडेशन के कार्यक्रम से जुड़े सभी प्रतिभागियों का तहे दिल से धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में भी ऐसे ही अन्य परिचर्चाओं में आप सभी इसी तरह से भाग लेते रहेंगे। उमंग फाउंडेशन द्वारा भविष्य में भी इसी तरह नवीन विषय के साथ महत्वपूर्ण वेबिनार सीरीज आयोजित की जाएगी तथा समाज को जागरूकता की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।